आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 3 बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में। पहली स्टोरी में हम बात करेंगे कि सेबी ने एसएमई आईपीओज में क्या नए चेंजेस लाए हैं। दूसरी स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे सेबी की एक नई रिपोर्ट जो कंपनीज के रॉयल्टी पेमेंट्स के बारे में बात करती है। और तीसरी और आखिरी स्टोरी में हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी को एक अलग नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। डेली रीड शो बाय ज़ीरोधा में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज को सिंप्लीफाई करते हैं इजी तरीके से और एक डिटेल्ड तरीके से। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग बंसल और आज है मंडे 25 नवंबर। तो चलिए पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। देखो, सेबी ने रिसेंटली एसएमई आईपीओस के रूल्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। अब ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ सालों से एसएमई आईपीओस की पॉपुलैरिटी तो काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन सब कुछ एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम क्या है और सेबी इसको फिक्स करने के लिए क्या कर रहा है, चलिए समझते हैं। देखिए, जब भी एक कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है तो एक ऑप्शन होता है शेयर्स बेचना, यानी आईपीओ के जरिए पब्लिक से पैसे उठाना। लेकिन एसएमईज के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इनके पास बड़े बिजनेसेस की तरह रिसोर्सेज या रेपुटेशन नहीं होती जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ने 2008 में एसएमईज के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। आइडिया ये था कि इन स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल तरीका दिया जाए पब्लिक फंडिंग तक पहुंचने का, और इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। इनफैक्ट एसएमई आईपीओस पिछले कुछ सालों में बूम भी किए हैं। अक्टूबर 2024 तक 745 एसएमईज इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड थे, जिनका कंबाइंड मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था। FY 23-24 में 196 एसएमई आईपीओस ने 6,000 करोड़ रुपए रेज किए थे और FY 24-25 भी इस नंबर से काफ़ी क्लोज है, 5,700 करोड़ रुपीज़ पर। अब इससे ये क्लियरली पता चलता है कि एसएमई आईपीओज एक नीश सेगमेंट नहीं है, ये अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। लेकिन इस रैपिड ग्रोथ ने कुछ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी एक्सपोज कर दी है। एसएमई प्लेटफॉर्म्स को इसीलिए बनाया गया था कि छोटी कंपनीज को ग्रो करने में मदद मिले, लेकिन इसे मिसयूज़ किया जा रहा है आज के दिन पे। कैसे, देखते हैं। देखिए, आईपीओ का असली एंड बेसिक पर्पस है बिजनेस के लिए पैसे रेज करना, या तो ग्रोथ फ्यूल करने के लिए, ऑपरेशंस एक्सपैंड करने, या फिर कुछ और करने के लिए। लेकिन आज के दिन काफ़ी एसएमई आईपीओज में प्रमोटर्स ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल मैकेनिज्म का यूज़ करके अपने शेयर्स बेच रहे हैं और इसके द्वारा वो बिजनेस से पूरी तरह एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रमोटर्स आईपीओ को अपने पर्सनल पे डे की तरह यूज़ कर रहे हैं। FY 2025 में टोटल आईपीओ प्रोसीड्स का 30% ओएफएस के थ्रू था और FY 2023 तक ये नंबर 40% तक पहुंच गया था। तो पैसे बिजनेस में जाने के बजाय प्रमोटर्स की पॉकेट्स में जा रहे थे। और सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी एसएमईज बिना क्लियर प्लान के भी पैसे रेज कर रहे थे। फंड्स काफ़ी वेग कैटेगरीज जैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में डाल दिए जा रहे थे, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में भी यूज़ किए जा रहे थे। अब सेबी की फाइंडिंग्स यहाँ पर काफ़ी शॉकिंग है। आधे एसएमईज की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 20% से ज़्यादा एसएमईज अपनी आधी से ज़्यादा रेवेन्यू रिलेटेड पार्टी बिजनेसेस से लाते हैं। तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनी जेन्युइनली ग्रो करना चाहती है या बस वो पैसे इधर उधर कर रही है। एसएमई आईपीओ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं जो क्विक प्रॉफिट्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये आईपीओज इनहेरेंटली रिस्कियर होते हैं। जब इनिशियल बज़ खत्म हो जाता है तो काफ़ी एसएमई स्टॉक्स इललिक्विड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें बेचना मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टर्स ज़्यादातर अटक जाते हैं ऐसे शेयर्स के साथ जो ट्रेड होते ही नहीं हैं, और इसी के कारण लिक्विडिटी एसएमई स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ। एनएसई पर 27 कंपनीज ने सितंबर और अक्टूबर में कोई भी ट्रेड्स नहीं देखे। बीएसई पर 63 न्यूली लिस्टेड एसएमईज के साथ पिछले 2 सालों में नेग्लिजिबल ट्रेडिंग हुई है। अब इन सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए सेबी कुछ नए रूल्स प्रपोज कर रहा है। मैं आपको इन रूल्स के बारे में फटाफट बता देता हूँ। पहला, ओएफएस पोर्शन को अब कैप कर दिया गया है, 20% ऑफ इशू साइज या फिर 20% ऑफ प्री इशू शेयर होल्डिंग, जो भी कम हो। दूसरा, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स अब प्री आईपीओ होल्डिंग से सिर्फ 20% तक ही बेच सकते हैं। ये इंश्योर करेगा कि आईपीओ से उठाए हुए फंड्स काफ़ी हद तक कंपनी के अंदर ही वापस चले जाएं। अब आप शायद ये पूछोगे कि सेबी इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है। मैं बताता हूँ। अब 100 करोड़ के बजाय 20 करोड़ से ज़्यादा प्रोसीड्स पर मैंडेटरी मॉनिटरिंग होगी। अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस के लिए फंड रेजिंग बैन कर दी गई है और अब कंपनीज को स्पेसिफाई करना होगा कि पैसे कहाँ यूज़ होंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का एलोकेशन भी अब 25% से घटकर 10% कर दिया गया है। पहले एसएमई आईपीओस में पार्टिसिपेट करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को 1 लाख रुपीस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन सेबी अब इस लिमिट को 2 या फिर 4 लाख तक इंक्रीज करने की बात कर रहा है। अब ये मूव स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिस्करेज करेगा और सिर्फ रिस्क टॉलरेंट और वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा।
अब ताकि प्रमोटर्स अपने बिजनेसेस में और ज़्यादा दिनों तक इन्वेस्टेड रहें, उसके लिए भी सेबी के पास कुछ प्रपोजल्स हैं। वो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए लॉक इन पीरियड को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर रहे हैं। एक्सेस होल्डिंग्स को भी फेज आउट करने का टाइमलाइन अब 2 साल हो जाएगा। अब ट्रेडिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी सेबी काफ़ी चीज़ें कर रहा है। आईपीओ अलॉटमेंट्स की मिनिमम काउंट को 50 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। अब इससे होप ये है कि इन्वेस्टर बेस में लिक्विडिटी की इंप्रूवमेंट आएगी। तो सेबी के सारे प्रपोज चेंजेस इन एसएमई आईपीओ से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हैं और एसएमई आईपीओ के प्लेटफॉर्म में वापस कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी हैं। अगर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे और रिस्क कम हो जाएंगे। जेन्युइन एसएमईज के लिए एक फेयर सिस्टम होगा जो ऑनेस्ट बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा और मार्केट के लिए ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो समरी में बताऊं तो सेबी ये मैसेज देना चाहता है कि एसएमई आईपीओस ग्रोथ के लिए होने चाहिए, क्विक एग्जिट्स के लिए नहीं। ये रिफॉर्म्स प्लेटफॉर्म्स को उनके ओरिजिनल प्रॉमिस को डिलीवर करने में मदद करेंगे, जो है छोटे बिजनेसेस के लिए एक सस्टेनेबल तरीका बनाना मार्केट्स तक पहुंचने का। इसी के साथ अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ। इंडिया के कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी सर्कल्स में आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। सेबी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जो इंडियन लिस्टेड कंपनीज के ओवरसीज पेरेंट्स या रिलेटेड एंटिटीज को दिए गए रॉयल्टी पेमेंट्स पर रोशनी देती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये आप और मेरे जैसे लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है और ये पेमेंट्स काम कैसे करते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं। पर उससे पहले ये समझते हैं कि रॉयल्टी होती क्या है और ये काम कैसे करती है। अब इमेजिन करिए एक कंपनी है जो एक ग्लोबल ब्रांड का पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए नेस्ले ले लेते हैं। अब ऑपरेट करने के लिए उसे सिर्फ एक ग्लोबल प्रेजेंस ही नहीं चाहिए, उनको रेसिपीज, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एक्सपीरियंस और बहुत कुछ चाहिए अपने पेरेंट कंपनी से। अब ये सब डेफिनेटली फ्री में तो होता नहीं, तो इसके लिए इंडियन सब्सिडरी एक फ़ी देती है जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं उस पेरेंट कंपनी को जिसकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी ले रही है। अब टिपिकली ये फीस सेल्स या प्रॉफिट्स का एक परसेंटेज होता है और सुनने में तो ये काफ़ी ठीक लगता है। पेरेंट कंपनी अपनी एक्सपर्टीज देती है और सब्सिडरी को इसका फ़ायदा मिलता है, तो थ्योरी में ये डेफिनेटली ठीक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब रॉयल्टीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। अगर सब्सिडरी के अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा रॉयल्टी के तौर पर ओवरसीज़ भेज दिया जाए तो इससे पैसे कम बचते हैं बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए या फिर एक्सपैंड और इनोवेट करने के लिए भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए भी पैसे कम बचते हैं। अब सेबी के रीसेंट फाइंडिंग्स ये कहते हैं कि पेमेंट्स हमेशा रीजनेबल नहीं होते और सेबी की नई स्टडी ने एग्जैक्टली यही एक्सपोज किया है। तो समझते हैं उन्होंने एग्जैक्टली डिस्कवर क्या किया। देखिए, सेबी ने FY 2014 से FY 2023 के बीच में लिस्टेड कंपनीज के रॉयल्टी पेमेंट्स को एनालाइज किया। अब जो फाइंडिंग सामने आई उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए गए। FY 2023 में ही 233 कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रॉयल्टी पे की। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये अमाउंट काफ़ी इंडियन कंपनीज के पूरे साल के प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर कंपनी सेबी के लिमिट जो है टर्नओवर का 5% उसके अंदर अंदर ही रॉयल्टी पे कर रही थी। लेकिन कुछ कंपनीज इतने ज़्यादा पैसे दे रही थी रॉयल्टीज़ के लिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं पा रही थी। हर 4 में से एक केस में रॉयल्टी नेट प्रॉफिट्स की 20% से ज़्यादा थी। कुछ कंपनीज ने तो रॉयल्टी में अपने प्रॉफिट से ज़्यादा भी पैसे दे दिए, जिसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा। लॉस मेकिंग कंपनीज भी एग्जेम्प्ट नहीं थी यहाँ से। सेबी को 97 ऐसे सिचुएशंस मिले जहाँ ऐसी कंपनीज ने 10 सालों में 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रॉयल्टी पे की थी और इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज ने इन पेमेंट्स का जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया। इस लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स जो इन्वेस्टर्स के लिए वॉचडॉग्स का काम करते हैं, उन्होंने भी इस बात को क्रिटिसाइज़ किया। सेबी ने 79 ऐसी असली कंपनीज को फ्लैग किया जो कंसिस्टेंटली 10 सालों तक रॉयल्टी पे करती आ रही है। इनमें से 18 कंपनीज ने रॉयल्टी पेमेंट्स को प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा ग्रो करते देखा है, जबकि रॉयल्टीज़ का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 14.6% था, प्रॉफिट से 6% से ग्रो हुए। अब इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 1970s और 1980s के सोशलिस्ट पॉलिसीज़ के दौरान इंडिया ने फॉरेन मल्टीनेशनल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। काफ़ी कंपनीज को इंडियन सब्सिडरीज में अपना ओनरशिप कम करना पड़ा था और रॉयल्टी पेमेंट्स पर भी कैप लगा दिया गया था, जो है डोमेस्टिक सेल्स का 5% या फिर एक्सपोर्ट्स का 8%। लेकिन फिर 2009 में डीरेगुलेशन आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रॉयल्टी पेमेंट्स पर कैप हटा दिए। ऑफकोर्स इससे पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। 2012 से 2019 के बीच में रॉयल्टी पेमेंट्स डबल से ज़्यादा होकर 8,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गए। इवन दो सेबी ने 2019 में एक ऐसा रूल इंट्रोड्यूस किया जहां पर कंपनी को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा जहां पर भी उनकी रॉयल्टीज टर्नओवर से 5% से ज़्यादा एक्सीड हो
ये इशू आज के दिन भी परसिस्ट करता है। ज़्यादा रॉयल्टी पेमेंट शेयर होल्डर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है और गवर्नेंस कंसर्न्स भी रेज करती है। तो पेरेंट कंपनी के लिए रॉयल्टीज़ एक काफ़ी अच्छा तरीका है अपने ग्लोबल आईपी और एक्सपर्टीज़ को मोनेटाइज करने का, लेकिन इंडियन सब्सिडरीज के लिए ये सेम कहानी काफ़ी अलग है। अब सेबी की रिपोर्ट सिर्फ इस प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करती, ये कंपनीज, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्वेश्चंस भी रेज करती है। क्या रॉयल्टीज को प्रॉफिट से लिंक करना चाहिए? क्योंकि अभी का जो लिमिट है उससे प्रॉफिटेबल होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। अगला, क्या कंपनीज को रॉयल्टी पेमेंट्स और उसके बेनिफिट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्क्लोज करना चाहिए? तीसरा, काफ़ी रॉयल्टी अग्रीमेंट्स ओपन एंडेड होते हैं, क्या एक्सपायरी डेट और पीरियोडिक रिव्यूज इन्फोर्स करने चाहिए? अब सेबी की फाइंडिंग्स रेगुलेटर और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी वेकअप कॉल है। पेरेंट कंपनीज डिजर्व करती हैं कि उन्हें उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए फेयर कॉम्पनसेशन मिले, बट ये सब्सिडरी की ग्रोथ या शेयर होल्डर की इंटरेस्ट की कॉस्ट पर नहीं आना चाहिए। अभी के लिए आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को उन कंपनी की रॉयल्टी पेमेंट्स पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये फिगर्स काफ़ी कुछ रिवील करते हैं कंपनीज के प्रायोरिटीज़ के बारे में, और सेबी के पुश आने के बाद हमें यहाँ पर नए रूल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो फेयर रॉयल्टीज़ और शेयर होल्डर वैल्यू के बीच में बेटर बैलेंस एस्टैब्लिश करें। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी स्टोरी की तरफ। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी आज के दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पर है। एक तरफ सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी कुछ है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, सर्विस एक्सपोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पुश भी चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में जाके देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर भी सामने आती है। कुछ सेक्टर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ आज के दिन भी पेस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि असली पिक्चर क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। कंजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, मतलब वो पैसा जो लोग और बिजनेसेस गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करते हैं। कंजम्पशन हमारे इंडिया की जीडीपी का लगभग 60% है। सिंपल शब्दों में लोग कितना खरीद रहे हैं ये इकोनॉमी काफ़ी हद तक शेप करता है। शहरों में ज़्यादा कमाने वाले हाउस होल्ड्स लीड कर रहे हैं इसको। इस साल का फेस्टिव सीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लग्जरी कार्स, प्रीमियम गैजेट्स और हाई एंड फैशंस की सेल्स में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन मिडिल इनकम फैमिलीज़ को काफ़ी प्रेशर आ रहा है। राइजिंग फूड प्राइसेस और जनरल इन्फ्लेशन की वजह से लोग नॉन एसेंशियल परचेजेस काट रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो एग्जाम्पल के तौर पर, लग्जरी कार की सेल्स अभी भी ग्रो कर रही है, पर मिड रेंज कार्स जो मिडिल क्लास ज़्यादातर खरीदते हैं उन्होंने सिर्फ 3% ग्रोथ रिकॉर्ड किया है अक्टूबर 2024 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी का भी सेम हाल है। अर्बन हाउस होल्ड इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पर आइटम्स खरीद रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ अर्बन स्पेंडिंग एरियाज अभी भी बूम कर रही हैं। ट्रैवलिंग, डाइनिंग आउट और लेजर एक्टिविटीज में मेजर रिबाउंड आया है पैंडेमिक ईयर्स के बाद। दिवाली के दौरान होटल ऑक्यूपेंसी 72% तक पहुंच गई थी, जो 2019 के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो देखा जाए तो जबकि अमीर हाउस होल्ड्स अर्बन कंजम्पशन को ड्राइव कर रहे हैं, मिडिल इनकम फैमिलीज का स्पेंड काफ़ी लो है और ये एक डिवाइड क्रिएट कर रहा है। रूरल एरियाज में जहां इंडिया की 65% पॉपुलेशन रहती है, रिकवरी काफ़ी स्लो है। एक अच्छा मॉनसून सीजन इस साल के एग्रीकल्चरल इनकम्स को बूस्ट कर रहा है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रोड बिल्डिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का इम्पैक्ट भी अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस आज के दिन भी स्लो लग रही है। टू व्हीलर सेल्स इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अक्टूबर 2024 में सेल्स 14% ईयर ऑन ईयर ग्रो किए, जो एक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वॉल्यूम्स आज के दिन भी प्री पैंडेमिक लेवल्स के नीचे हैं। रूरल एफएमसीजी सेल्स 3 सालों में पहली बार अर्बन ग्रोथ को बीट कर पाई हैं, पर ये एक लो बेस से हुआ है और वाइड स्प्रेड रिकवरी को इंडिकेट नहीं करता। लेकिन इस बात का मुद्दा ये है कि ज़्यादातर रूरल हाउस होल्ड्स आज के दिन असेंशियल्स तक ही लिमिटेड है, वो ज़्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंजम्पशन सिर्फ एक फैक्टर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ इंडिया का एक और गैप समझ में आता है। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत अच्छा ब्राइट स्पॉट है। डोमेस्टिक टूरिज्म सर्जिंग है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे फेस्टिव सेल्स रिकॉर्ड हाई तक पहुंची है, खासकर यंगर अर्बन शॉपर्स के बीच में। लेकिन इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर को हर्ट कर रही है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां पर डिमांड अभी भी वीक है। कॉर्पोरेट साइड पर काफ़ी बिजनेसेस फाइनेंशियली हेल्दी हैं क्योंकि उन्होंने डेट रिड्यूस किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन इसके बावजूद वो अग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग फैक्ट्री स्पेस का कितना हिस्सा कंपनीज यूज़ कर रही हैं, वो आज के दिन पर 75% पे है। जनरली देखा जाए तो 80 to 85% हिट करना चाहिए उन्हें, ताकि बिजनेसेस एक्सपैंड करने में कॉन्फिडेंट फील करें। लेकिन इन सब में कुछ सेक्टर्स एक्सेप्शन है। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से सपोर्टेड है, उनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। लेकिन इन एरियाज़ के बाहर कॉर्पोरेट डिमांड काफ़ी कम है। अब यहाँ पर एक और की ड्राइवर है एक्सपोर्ट्स।
यहाँ पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्लोबल डिमांड वीक है और ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट कैटेगरीज जैसे जेम्स और ज्वेलरी हिट हुई है। पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट भी स्लो हो गए हैं वॉलेटाइल ऑयल प्राइसेस की वजह से। अब इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट आज के दिन भी लो वैल्यू गुड्स पर काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है, जो ग्लोबल ट्रेड शॉक्स के लिए वल्नरेबल बना देता है हमें। कॉन्ट्रास्ट में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स काफ़ी थ्राइव कर रहे हैं। आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली FY 2025 के फर्स्ट हाफ में 11% से ग्रो किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज़ की भी काफ़ी राइजिंग डिमांड है, जो इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने में मदद कर रही है। तो देखा जाए तो इंडिया की आज की इकोनॉमी हाइज और लोज का एक काफ़ी अच्छा मिक्सचर है। अब इंडिया की इकोनॉमी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी क्रिटिकल है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जैसे रोड्स, रेलवेज और रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ जॉब्स ही नहीं क्रिएट करती, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के फाउंडेशन को भी बिल्ड करती है। इनोवेशन जैसे UPI फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और ज़्यादा एक्सेसिबल बना देते हैं, जो ब्रॉडर इकोनॉमिक इंक्लूजन को ड्राइव करते हैं। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस अभी भी है। राइजिंग कॉस्ट्स हैं जो कंपनीज के प्रॉफिट्स को स्क्वीज कर रही है, खासकर FMCG और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जैसा मैंने कहा था, रूरल रिकवरी भी आज के दिन पे फ्रेजाइल है और हमारी इकोनॉमी लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स पर भी भरोसा करती है, जो हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के लिए वल्नरेबल बना देती हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इंडिया को एक बैलेंस्ड रिकवरी की ज़रूरत है, जिसका मतलब है स्पेंडिंग बैरियर्स को एड्रेस करना, खासकर मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और ऐसे जॉब्स क्रिएट करना जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, जो है न्यूज़ टिडबिट्स। पहला, ओला इलेक्ट्रिक 500 लोगों को ले ऑफ कर रहा है रीस्ट्रक्चरिंग के रूप में। ये उनके मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक का Q2 का नेट लॉस 495 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया गया था, जो पिछले साल के 524 करोड़ के लॉस से थोड़ा बेटर है, लेकिन अप्रैल टू जून क्वार्टर के 347 करोड़ रुपीस से थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा, टाटा पावर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के साथ $4.25 बिलियन की डील साइन की है, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज करेगा। कंपनी का प्लान है 30,000 करोड़ रुपए रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करने का, जो इंडिया के लिए 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अचीव करने में हेल्प करेगा। तीसरा, रिलायंस जियो ने सितंबर 2024 में ऑलमोस्ट 8 लाख यूजर्स खो दिए, जो तीसरा कंसेक्यूटिव मंथ है उनके डिक्लाइन का। एयरटेल ने भी एक छोटा ड्रॉप देखा 1.43 मिलियन यूजर्स के साथ, और वोडाफोन आइडिया ने 1.55 मिलियन सब्सक्राइबर्स खो दिए। लेकिन सरप्राइजिंग बात यहाँ पर यह है कि BSNL काफ़ी अच्छा कर रहा है। सितंबर के मंथ में उन्होंने 0.84 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए, और ये सिर्फ इस महीने की कहानी नहीं है, वो 3 महीनों से अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ा रहे हैं। तो बस यही थी आज की न्यूज़ और कहानियाँ। मैं होप करता हूँ कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर और गुड बाय।